हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन अटेंड करिए और आप जो भी स्कोर गेट करते हैं उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आरोही कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। ए है फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल का गठन। बी है डेथ ऑफ जोसेफ स्टालिन। सी है सोवियत एनेक्सेशन ऑफ बाल्टिक स्टेट्स, बाल्टिक राज्यों का सोवियत संबंध। डी है सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान। आपको इन इंसिडेंट्स को ईयर वाइज लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में, कि कौन सी घटना पहले हुई उसके बाद कौन सी घटना हुई, ऐसे आपको लगाना है। वीडियो को पॉज करिए और सारे ईयर वाइज लिखिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ए क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये कब फॉर्म हुआ बताइए। ये हुआ 1991 में। कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, और ये ख़त्म हो गया फाइनली 1991 में, जब यूएसएसआर 15 कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया, यानी कि टूट गया। और जो कंट्रीज़ डिवाइड हुई उन्होंने सोचा कि हमें कोई ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें हम पॉलिटिकली कल्चर मैटर पर डिस्कशन कर सकेंगे, लिंक्ड रह सकेंगे। तब इसका फॉर्मेशन हुआ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का 1991 में। फिर है डेथ ऑफ जोसेफ स्टालिन। इनकी मृत्यु कब हुई जोसेफ स्टालिन की? सोवियत यूनियन के थे ये। इनकी मृत्यु हुई थी 1953 में। सी है सोवियत एनेक्सेशन ऑफ बाल्टिक स्टेट्स, यानी कि बाल्टिक राज्यों का सोवियत संबंध। किस ईयर में बाल्टिक स्टेट्स सोवियत यूनियन के अंदर आ गए? बाल्टिक स्टेट्स में कौन सी स्टेट्स हैं बताइए। एस्टोनिया है, लताविया है, लिथुआनिया है। और बाल्टिक स्टेट वो स्टेट्स हैं जो बाल्टिक सागर के पास थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1941 में ये सोवियत के अंदर आ गए। और लास्ट है सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान, सोवियत का अफगानिस्तान के साथ वॉर। बताइए ये किस ईयर में हुआ था और क्यों हुआ था, ये भी पता होना चाहिए आपको। देखिए मैं आपको बताते चलूँगी, जो भी जहाँ पर जो भी ऐसी चीज़ आएगी जहाँ मुझे बताना चाहिए मैं आपको बताऊँगी ये क्यों हुआ। देखिए मैं बताती हूँ आपको। मुजाहिदीन अफगानिस्तान में एक ग्रुप बन गया था और वो ग्रुप अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार को गिराना चाहता था। और जो वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार थी वो रशिया के सपोर्ट से ही बनी थी, यानी कि वहाँ की साम्यवादी सरकार रशिया के सपोर्ट से बनी थी। इसलिए रशियन आर्मी और मुजाहिदीन के बीच में ये वॉर हुआ। कब हुआ? 1979 में। ये 10 साल चला था, 1989 तक ये वॉर चला था। अब आप ईयर वाइज लगाइए। सबसे पहले सी, सोवियत एनेक्सेशन ऑफ बाल्टिक स्टेट्स 1941 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल गया कि फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु डिफाइन द नॉन अलाइनमेंट एज अ पॉलिसी ऑफ कीपिंग आउट ऑफ अलायंसेस। किसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को गठबंधन से बाहर रखने की नीति के रूप में परिभाषित किया? के.एम. पानिकर ने, मार्शल टीटो ने, या फिर जॉर्ज श्वार्ज़नेगर ने, या फिर जॉन बर्टन ने? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये मोस्टली लोगों को इसका करेक्ट आंसर तो पता होना चाहिए। अगर किसी ने भी यूजीसी नेट का अटेम्प्ट इसके पहले दे रखा है तो उसे इसका आंसर बिल्कुल पता होगा। और जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग भी किया होगा, तो उसको भी इसका आंसर पता होगा बिल्कुल। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जॉर्ज श्वार्ज़नेगर ने ही कहा था नॉन अलाइनमेंट को पॉलिसी ऑफ कीपिंग आउट ऑफ अलायंसेस। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बना कब था? 1961 में बेलग्रेड में। क्यों बना था? इसके पीछे कारण था कि जब कोल्ड वॉर यूएसएसआर और यूएसए के बीच में चल रही थी, उन दोनों ही ब्लॉक को ज्वाइन करने की बजाय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक ग्रुप बन गया। ग्रुप क्या, एक मूवमेंट बन गया कि हम दोनों ही ग्रुप नहीं ज्वाइन करेंगे। और ये किसका इनिशिएटिव था? ये इंडियन पीएम जवाहरलाल नेहरू का भी इनिशिएटिव था। इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उनका इनिशिएटिव था। यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे जोसेफ ब्राज टीटो, उनका भी इनिशिएटिव था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल वॉरफेयर और मीन्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक युद्ध या साधन नहीं है? ए ताबुन, बी सारिन, सी क्लोरोपिक्रिन, डी सार्स। इसका आंसर आपको पता होगा, इस समय ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सार्स। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये वायरस है। और इस समय इसकी चर्चा क्यों है? इसकी चर्चा इस वजह से कि कोरोना वायरस भी इसी की तरह का ही वायरस है, और ये चर्चा हो रही है कि शायद चाइना ने उसे बायोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर इंटरनेशनल सिस्टम में यूज़ किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ईयर इंडिया ज्वाइंड द सिक्योरिटी फोरम ऑफ आसियान, द आसियान रीजनल फोरम। किस वर्ष में भारत आसियान के सुरक्षा रूप में शामिल हो गया आसियान क्षेत्रीय मंच? 1996 में, 2005 में, 2010 में, 2007 में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आसियान बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आपको इसका करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1996 में। इसके पहले भी सेक्टरल डायलॉग पार्टनर आसियान का इंडिया बन चुका था 1992 में, और फुल डायलॉग पार्टनर कब बना? 1995 में, और आसियान रीजनल फोरम ज्वाइन किया 1996 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्री डिड इंडिया लॉन्च ऑपरेशन कैक्टस। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी एशियाई देश में भारत ने ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया? बांग्लादेश में, नेपाल में, मालदीव में, या फिर श्रीलंका में? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन कैक्टस। बताइए, क्या आपने इसके पहले इस ऑपरेशन का नाम सुना है? अगर सुन रखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं, और अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि इस ऑपरेशन में हुआ क्या था। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मालदीव्स में ऑपरेशन कैक्टस भारत ने किया था। क्या कारण था? देखिए, एक बिजनेसमैन थे श्रीलंका के, उनका नाम था अब्दुल्ला लुतुफी। उन्होंने श्रीलंका के तमिल मिलिटेंट का यूज़ करके इनको मालदीव भेज दिया, और मालदीव में उस समय प्रेसिडेंट थे अब्दुल गायूम, उनको गिराने के लिए, यानी कि उनका तख्ता पलट करने के लिए। और ये पूरा ग्रुप जो श्रीलंका तमिल मिलिटेंट का था, उसको प्लोटे, PLOTE भी कहते हैं। उसका फुल फॉर्म है पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम। ये लिट्टे के अपोजिशन ग्रुप था। ये ग्रुप वहाँ जा करके मालदीव्स में, माले में सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को कब्जे में ले लेता है। तब उस वक्त प्रेसिडेंट अब्दुल गायूम सारे कंट्री से हेल्प मांगते हैं, मदद मांगते हैं। पाकिस्तान से मांगते हैं, श्रीलंका से मांगते हैं, USA से भी मांगते हैं, और इंडिया से भी मांगते हैं। इनकी मांग को 9 घंटे भी नहीं बीते थे कि राजीव गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने यहाँ से तुरंत बाय एयर 1600 सैनिक भेज दिए, और पूरा माले खाली करा दिया गया। और उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन कैक्टस। अब ये किस ईयर में हुआ? ये हुआ 1988 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, Which of the following terms of international relations was coined by Nicholas Onof in his book Word of Our Making? निकोलस ने अपनी पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गढ़ा था वर्ड ऑफ आवर मेकिंग में? नियो रियलिज्म था वो वर्ड, या नियो लिबरलिज्म था, या कंस्ट्रक्टिविज्म था, या रियलिज्म था, यानी कि यथार्थवाद था? बताइए, किस शब्द को निकोलस ओनफ ने क्वाइन किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंस्ट्रक्टिविज्म को निकोलस ओनफ ने अपनी बुक वर्ड ऑफ आवर मेकिंग 1989 में पब्लिश हुई थी, उसमें क्वाइन किया था। अच्छा, कंस्ट्रक्टिविज्म और रियलिज्म किस तरह अंतर है, इनमें डिफरेंस किस तरह है? देखिए, रियलिज्म क्या कहता है कि वर्ल्ड में अनार्की है, जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि ये मैन मेड है, ये मानव के विचार का परिणाम है। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IGO इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? हिंदी में निम्नलिखित में से कौन एक अंतर सरकारी संगठन नहीं है? अरब लीग, यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, या डी अफ्रीकन यूनियन? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसके लिए काम करता है? ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? UK में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रियलिज्म आर ट्रू? यथार्थवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है
थुसीडाइड्स इज कॉल्ड द फर्स्ट क्लासिकल रियलिस्ट, यानी कि थुसीडाइड्स को पहला शास्त्रीय यथार्थवादी कहा जाता है। सेकेंड है द मेन गोल ऑफ स्टेट्स इज सर्वाइवल, राज्यों का मुख्य लक्ष्य अस्तित्व है। थर्ड है ऑल स्टेट्स डू नॉट possess पावर टू इन्फ्लिक्ट सम हार्म ऑन इट्स नेबर, सभी राज्यों के पास अपने पड़ोसी को कुछ नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं है। फोर्थ है पावर इज अ की टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी है। बताइए यथार्थवाद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको यथार्थवाद के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। देखिए इसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया करिए, सारे स्टेटमेंट को एकदम गौर से पढ़ा करिए, समझा करिए। देखिए पहला स्टेटमेंट है थुसीडाइड्स को पहला शास्त्रीय यथार्थवादी कहा जाता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है राज्यों का मुख्य लक्ष्य अस्तित्व है, द मेन गोल ऑफ स्टेट्स इज सर्वाइवल, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ है पावर इज द की टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी है, ये भी बिल्कुल सही है, रियलिज्म ने यही बात कही थी, इसका फोर्थ भी सही है। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट इसका गलत स्टेटमेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाई E.H. कार, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक E.H. कार ने लिखी है? 20 ईयर क्राइसिस है, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज है, द रियलिटीज ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है, द पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म है। आपको बताना है कि किस बुक को E.H. कार ने लिखा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 20 ईयर क्राइसिस बुक को E.H. कार ने लिखा है। इस बुक का पूरा नाम क्या है? 20 ईयर क्राइसिस 1919 to 1939 एंड इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। किस ईयर में पब्लिश हुई? 1939 में। ये इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में आ सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th है हु अमंग द फॉलोइंग रियलिस्ट थिंकर्स आइडेंटिफाइज 3 इमेज ऑफ पॉलिटिक्स, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विचारक राजनीति की 3 छवि की पहचान करता है? ए है हांस मॉर्गनथ्यू, बी है थुसीडाइड्स, सी है E.H. कार, डी है केनेथ वॉल्श। बताइए 3 इमेज ऑफ पॉलिटिक्स की बात किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि केनेथ वॉल्श ने इसकी बात की थी। देखिए इनकी एक बुक थी वॉल्श की, उसका नाम था मैन द स्टेट एंड वॉर, 1959 में पब्लिश हुई थी। और उसी बुक में इन्होंने क्लासीफाई किया था कि 3 कैटेगरी में हैं जिनमें कि कॉजेज हैं वॉर के, यानी कि 3 कैटेगरी ऐसी हैं जो कि वॉर का कारण हो सकती हैं। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी इनके अकॉर्डिंग? एक थी इंडिविजुअल्स, जैसे कि स्टेट लीडर्स के कारण भी वॉर हो सकते हैं, दूसरा था स्टेट, और तीसरा था इंटरनेशनल सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए रेवोल्यूशंस हैं और कंट्रीज हैं, कौन सा रेवोल्यूशन किस कंट्री में हुआ था आपको मैच करना है। टुलिप रेवोल्यूशन है, ऑरेंज रेवोल्यूशन है, रोज रेवोल्यूशन है और अक्टूबर रेवोल्यूशन है। मैच कराइए कि कौन सा रेवोल्यूशन किस कंट्री में हुआ था। देखिए ए है टुलिप रेवोल्यूशन, ये किस कंट्री में हुआ? ये हुआ किर्गिस्तान में। अब ये किस ईयर में हुआ था? 2005 में हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे अस्कर अकीव, उनको फ्रॉड करार दिया गया, इलेक्शन में उन्होंने कुछ फ्रॉड किया था, वो उनके खिलाफ ही फिर ये रेवोल्यूशन चलाया गया था किर्गिस्तान में। बी है ऑरेंज रेवोल्यूशन, ये किस कंट्री में हुआ था? ये हुआ था यूक्रेन में। किस ईयर में? 2005 में ही हुआ था ये। इसमें क्या इसका परिणाम आया था और ये क्यों हुआ था? वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के विक्टर, वो एक यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट नहीं साइन कर रहे थे, उसके खिलाफ ऑरेंज रेवोल्यूशन चला था। सी है रोज रेवोल्यूशन, ये किस ईयर में और किस कंट्री में हुआ आपको बताना है। ये हुआ जॉर्जिया में। किस ईयर में? 2003 में। और इसका नतीजा क्या हुआ? प्रेसिडेंट एडवर्ड को रिजाइन करना पड़ा। और लास्ट है अक्टूबर रेवोल्यूशन, ये सबको पता होगा कि ये रशिया में हुआ था, जिसे हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का थर्ड, यानी कि इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है इन 1997 हांगकांग वॉज ट्रांसफर टू चाइना फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन कंट्रीज कंट्रोल।
आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। 1997 में हांगकांग को चीन में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें से निम्नलिखित विदेशी देशों का नियंत्रण था। बताइए किस देश का हांगकांग पर नियंत्रण था? चाइना पर 1997 में जब चाइना को ये ट्रांसफर कर दिया गया, उसके पहले किसके कंट्रोल में था हांगकांग? आपको ये बताना है यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसके अंडर में हांगकांग था इसके पहले? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर हांगकांग पहले था और 1997 में इसे ट्रांसफर कर दिया गया चाइना को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन है, देखिए यूएस के प्रेसिडेंशियल डॉक्ट्राइन है, उनको ईयर वाइज मैच करना है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बहुत केयरफुली ये क्वेश्चन देखना होगा। मोनरो डॉक्ट्राइन है, थियोडोर रूजवेल्ट डॉक्ट्राइन है, कार्टर डॉक्ट्राइन है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश डॉक्ट्राइन है, आपको मैच कराना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि मोनरो डॉक्ट्राइन कब हुआ? 1823 में। इसमें क्या बात थी? उस समय प्रेसिडेंट यूएस के थे प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो, और उन्होंने कहा था कि यूएस कुड नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ वॉर बिटवीन यूरोपियन पावर्स। इस डॉक्ट्राइन में मोनरो ने ये बात कही थी। बी है थियोडोर रूजवेल्ट डॉक्ट्राइन, ये किस ईयर में हुआ? 1904 में। सी है कार्टर डॉक्ट्राइन, ये कब हुआ? 1980 में। और लास्ट है जॉर्ज डब्ल्यू बुश डॉक्ट्राइन, एक सेकेंड, ए का 4th है, बी का 3rd है, ए का 4th है, बी का 3rd है, सी का 1st है और डी का यहाँ पे ये देखिए सी का 1st है, सही है, डी का 2nd ऑप्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसे 2nd कर लीजिए, डी का 2nd, तो डी का 2nd बिल्कुल सही है। मतलब जॉर्ज डब्ल्यू बुश डॉक्ट्राइन 2002 में हुई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, कौन सी डॉक्ट्राइन किस ईयर में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु स्टेटेड दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पीस अमंग नेशंस। किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक संबंधों और राष्ट्रों के बीच शांति की समस्याओं का विश्लेषण शामिल है? किसका स्टेटमेंट है बताइए? किस थिंकर ने ये स्टेटमेंट दिया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में? इसका करेक्ट आंसर है H.J. मॉर्गन थ्यूजी की ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में स्टेटमेंट है। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट थिंकर है और ये एग्जाम में आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्रीज हैज इंक्लूडेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ चाइना। निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई देशों ने चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता शामिल किया है? नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश। कौन सी कंट्री चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन की है? आपको यहाँ पर ये बताना है, कौन सी है वो कंट्री बताइए। नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है या बांग्लादेश है? वीडियो को पॉज करिए और आंसर लिखिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मालदीव्स। चाइना के साथ इसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। करेक्ट। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छे लगे हों तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करिएगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो उसे भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और अपने उन सारे फ्रेंड्स का शेयर करिएगा जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। और इसके पहले अगर आपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस लगाइए। एग्जाम बहुत पास है, इसलिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ये आपके लिए ही अच्छा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर ऑल द डेली वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।